दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उनके रिजल्ट 23 तारीख को आ चुके हैं। अभी हम चर्चा करेंगे शिवसेना से जो उत्तराधिकार उद्धव ठाकरे को प्राप्त हुआ और जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो उत्तराधिकार हेमंत सोरेन को प्राप्त हुआ। तो दोनों उत्तराधिकारी कितने योग्य साबित हुए, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वर्स। भारत की राजनीति में यह एक चलन सा रहा है कि जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो संस्थापक है या मुखिया है, जब वह अपनी पार्टी का उत्तराधिकार ट्रांसफर करता है या स्थानांतरित होता है या बदला जाता है, तो वह अपने बड़े पुत्र या पुत्री या परिवार के सदस्य को ही अपना उत्तराधिकारी चुनता है और सबसे पहले परिवार के किसी अन्य सदस्य को चुनने के पहले वह अपने बड़े पुत्र को ही इसका उत्तराधिकारी चुनता है। इसका उदाहरण आप चाहे शिवसेना देख लीजिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी देख लीजिए, आप चाहे राष्ट्रीय जनता दल लालू की पार्टी देख लीजिए, चाहे आप जो है जेएमएम देख लीजिए। जेएमएम में पुत्र बड़ा छोटा वाला तो विषय नहीं रहा। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो दो उत्तराधिकारी थे दोनों स्टेट के, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन, दोनों कितने योग्य साबित हुए। अभी हम चर्चा करते हैं पहले उद्धव ठाकरे से। और बाला साहब ठाकरे ने बहुत ही लंबे संघर्ष और बहुत ही मेहनत के साथ जिस तरीके का एक जनाधार और जिस तरीके का एक जो वैचारिक प्रतिष्ठान खड़ा किया था, यह कोई मामूली नहीं था। और इसकी हनक इतनी ज़्यादा थी कि महाराष्ट्र की राजनीति हो, चाहे मुंबई महानगर की राजनीति हो, वहाँ पर शिवसेना का सिक्का चलता था और बिना शिवसेना की मर्जी के कुछ भी नहीं होता था। तो जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जो अपनी इस मेहनत से जो इस शिवसेना को खड़ा किया था, इसकी इसकी वजूद इतनी इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी खास थी कि मुंबई में कोई फिल्में लगे, कोई किसी प्रकार की घटना हो या किसी प्रकार का कुछ कार्यक्रम हो, तो उसमें शिवसेना का सीधा दखल होता था। और जो मुंबई महानगर के जो चुनाव होते थे, उसमें तो शिवसेना पूरी तरीके से अपनी पैठ रखती थी और बड़े-बड़े फिल्मी अभिनेता और बड़े-बड़े उद्योगपति मातोश्री के, जो कि शिवसेना का परिवार का जो आवास होता है और जहाँ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे रहा करते थे, मातोश्री के चक्कर लगाते थे और वहाँ दंडवत होते थे। तो यह स्थिति थी और बहुत ही ताकतवर स्थिति उन्होंने खड़ी की थी। तो ये अभी हमने बाला साहब ठाकरे के बारे में बताया और लगभग बाला साहब ठाकरे आज से 12 साल पहले 17 नवंबर 2012 को उनका स्वर्गवास हुआ था और उसके पहले उन्होंने अपने पार्टी का उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को बनाया था, जबकि राज ठाकरे जो उनके भतीजे होते थे वह नंबर 2 के दावेदार थे। अब हम आते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि शिबू सोरेन जैसे वहाँ पर उनके अग्रदूत होते कहिए या उनके वृद्ध या उनके संस्थापक कहिए, जिस तरीके से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे उसी तरीके से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसके संस्थापक और उसके पुरोधा के रूप में शिबू सोरेन रहे हैं। उन्होंने उन्होंने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को उस काल के लोगों ने देखा है कि कितना लंबा उन्होंने संघर्ष किया था। जनजातियों के बीच में वह किस तरीके से देवता के तुल्य हो गए और किस तरीके से उन्होंने झारखंड के लिए एक लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष किया अलग राज्य बनाने के लिए। और उनकी इस मांग का ही परिणाम हुआ कि झारखंड एक अलग राज्य के रूप में सन 2000 15 नवंबर सन 2000 को सामने आया, यानी कि आज से लगभग 23 से 24 साल पहले झारखंड का निर्माण हुआ। तब शिबू सोरेन का नाम जाना जाता था और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी के सहयोग से बने थे, क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी केंद्र में और केंद्र के द्वारा ही राज्य का निर्माण हुआ था। और जब वहाँ चुनाव हुए तो बीजेपी मजबूत स्थिति में थी। तो शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर बाबूलाल मरांडी वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो अभी हमने चर्चा की कि किस तरीके से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया था और दूसरा राज्य झारखंड, जहाँ
दोनों के इलेक्शन साथ में हुए हैं। दूसरे दल को झारखंड मुक्ति मोर्चा को, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने आप में न सिर्फ राजनीतिक दल है बल्कि जनजाति समाज के बीच में इसकी अपनी एक बड़ी हनक है, बड़ा दबदबा है, बड़ी पहुंच है और निचले स्तर तक पहुंच है, क्योंकि जिस तरीके से तीर कमान लेकर लंबे समय तक आदिवासी समुदाय को एकत्र करके शिबू सोरेन ने झारखंड को अलग राज्य बनाने की जो आंदोलन चलाया था, वह कभी बेकाबू रहा, कभी काबू रहा, कभी नियंत्रण, कभी हिंसक होता रहा। लेकिन उनके इस प्रयास से वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा हुआ और आज स्थिति यह है कि पूरे झारखंड में आप जेएमएम के अलावा झारखंड की राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे किसी समय में मध्य महाराष्ट्र में आप शिवसेना के बगैर वहाँ की राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी हम तुलना करने जा रहे हैं कि वहाँ का रिजल्ट क्या हुआ और यहाँ का रिजल्ट क्या हुआ। जबकि बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना उद्धव ठाकरे के हवाले की थी, तो कहीं न कहीं जो बाला साहब ठाकरे का जो निर्णय था, वह भविष्य में जाके कहीं न कहीं या तो कहिए दूरदर्शिता कम रही या गलत साबित हुआ वो निर्णय कि उन्होंने एक ऐसे पुत्र मोह में जाके एक ऐसे पात्र को चुना, एक ऐसे व्यक्ति को वो उत्तराधिकारी बनाया, जो पार्टी को सनह-सनह, धीरे-धीरे करके कमज़ोर स्थिति में ही ले गया। और सबसे बड़ा जो गलत निर्णय साबित हुआ उद्धव ठाकरे का, जिसको शायद एक निचले स्तर का भी व्यक्ति अगर राजनीति की समझ रखता हो, समाज की समझ रखता हो और हिंदुत्व की समझ रखता हो, तो वह भी इस निर्णय को पचा नहीं पाएगा। वही हाल हुआ 2019 में। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, साझा चुनाव हुआ, मतदान हुआ, वोट पड़े और पार्टी जो एनडीए थी, वह जो महायुति थी उस समय, वह जो है सत्ता में आ सकी। लेकिन मुख्यमंत्री चुनने के समय में जिस तरीके से मतभेद उभरे और उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा मिले, यह निर्णय न तो शिव सैनिकों को पचा, न पार्टी के विधायकों को पचा और इसका परिणाम यह हुआ कि तब तो वह मुख्यमंत्री पद से भी हटाए गए, पार्टी का उत्तराधिकार भी उनका चला गया और उन साथ-साथ जो वैचारिक प्रतिष्ठान बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था, उसको बहुत बड़ा आघात उद्धव ठाकरे के द्वारा लगा। लेकिन और चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से चला गया। लेकिन इस वैचारिक प्रतिष्ठान को बचाने में कहीं न कहीं शिंदे कामयाब हुए। अभी विषय हमारा एकनाथ शिंदे नहीं है। अभी यह है विषय कि जो उत्तराधिकारी मतलब महाराष्ट्र में एक बड़े पुरोधा के द्वारा, मतलब बाला साहब ठाकरे की पार्टी के द्वारा जो निकला उद्धव ठाकरे, और दूसरा झारखंड में निकला हेमंत सोरेन, जो उत्तराधिकारी निकले हेमंत सोरेन, दोनों अपने अपने उत्तराधिकार और अपनी विरासत को कितना आगे ले जा पाए। तो जो लेटेस्ट चुनाव आया उसमें उद्धव ठाकरे की जो राजनीति और जो राजनीतिक स्थिति सामने आई, जिस तरीके से जो उन्हें वोट मिले, उससे से पता चलता है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत का सिर्फ क्षय किया है, वह सिर्फ नीचे गई है। और जिस तरीके से वह उत्तराधिकारी थे, अपने उत्तराधिकार के काल में वह पार्टी को ऊंचाइयों तक न ले जा सके, बल्कि वह पार्टी को गर्त में ले गए। और लगातार यही स्थिति है। आने वाले समय में यही होगा कि यह उत्तराधिकारी योग्य साबित नहीं हुआ, जो उनकी विरासत को संभाल के रखता, उसे आगे बढ़ाता, लेकिन उन्होंने उनसे समझौता कर दिया, जिससे जीते जी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे पूरी अपने जीवन वैचारिक संघर्ष करते रहे और वैचारिक एक संघर्ष उनका, एक लड़ाई उनकी चलती रही और उसी से उनके उत्तराधिकारी ने समझौता कर लिया और उनके साथ हाथ मिला लिया। यह उनके सबसे बड़े पतन का कारण बना और पतन के पीछे उनके मुख्य सलाहकार भी कुछ रहे, जो परिवार के सदस्य रहे, कुछ मित्र रहे, जैसे जो संजय रावत हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उन्होंने हमेशा एक ऐसा फैसला दिया जिसमें एरोगेंस झलकता था, जिसमें बीजेपी के साथ मतभेद उभरते थे और कहीं न कहीं सब चीज़ें थी जो गलत निर्णय थे, अपरिपक्व राजनीति थी, वह धीरे-धीरे पतन की तरफ ले गई। दूसरी तरफ अब हम आते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन
शिबू सोरेन के जो विरासत का जो उन्होंने ट्रांसफर किया, जो विरासत का स्थानांतरण किया, उसको उन्होंने संभाल के रखा और जनजातियों के बीच में और अपने वैचारिक प्रतिष्ठान की जो जनाधार था उसके बीच में उन्होंने जो विरासत को प्राप्त किया था उसको घटने नहीं दिया, उसको उसको बनाए रखा। और बीता इलेक्शन जो सामने आया है, यह अपने आप में उनकी एक धमाकेदार एंट्री है जो उनको और अधिक मजबूती से वहाँ स्थापित करती है, झारखंड में स्थापित करती है, झारखंड की राजनीति में स्थापित करती है। क्योंकि इसके पहले हमेशा यह देखने में आया था कि जब भी शिबू सोरेन सरकार बनाने की कोशिश की, उनकी सरकार ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। और यह दिमाग में उनके बना रहता था कि क्या कारण है कि जब-जब सरकार बनाने की कोशिश होती है, सरकार टिक नहीं पाती है। तो इस तरीके से बढ़ते क्रम में जब विधानसभा के इलेक्शन बाद के हुए, तो उसमें शिबू सोरेन ने अपने राजनीतिक विरासत को अपने पुत्र हेमंत सोरेन को ट्रांसफ़र किया। और हेमंत सोरेन जिस तरीके से अपनी परिपक्वता, दूरदर्शिता दिखाते रहे और विपक्ष के साथ जो राजनीति की, उसमें उनकी काबिलियत झलकती रही। और यही काबिलियत थी कि लगातार पक्ष-विपक्ष के संघर्ष के बावजूद इस बार जो उनकी एंट्री हुई है कि अपने पिछले मुख्यमंत्री काल को उन्होंने बरकरार रखा और विपक्ष को यानी कि एनडीए को वहाँ पर अच्छी शिकस्त देके दोबारा से जो एंट्री की, इससे उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वह एक योग्य उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने अपनी विरासत की रक्षा की, उनको जो विरासत अपने पिता से मिली थी, उस विरासत की उन्होंने रक्षा की और उस विरासत को न सिर्फ रक्षा की बल्कि आगे बढ़ाया। जबकि उनके सामने चुनौतियाँ थीं बहुत सी, पार्टी में भी कुछ मतभेद उभरे थे, जैसे उनकी भाभी गीता सोरेन पार्टी से अलग हुई थी, बीजेपी ज्वाइन किया था, चाचा चंपई सोरेन निकल गए थे और पार्टी पे अंदरूनी बहुत सी जो जो वो आरोप लगे थे, जो मतभेद उभर रहे थे, उससे समझ में आ रहा था कि इनकी अपनी जो राजनीति है उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन पत्नी कल्पना सोरेन ने उनकी बागडोर थामे रखा और कुछ जो पुराने जो पिछली सरकार की उनकी अपनी योजना थी, हेमंत सोरेन की जो जो सरकार पूरी हुई, उसके समय की जो योजनाएँ थीं, वह निचले स्तर तक गईं। माताओं के बीच में मैया योजना जो उनकी थी, उसने बड़े स्तर पर महिलाओं को स्पर्श किया, महिलाओं के अंतरात्मा मतलब महिला वोटर को उसने दिल से छूने की कोशिश की और उसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में उन्हें वोट मिले। और जो कांग्रेस के जो उनके समर्थित कांग्रेस को जो वोट मिले हैं, कहीं न कहीं वह भी जेएमएम के ही वोटर हैं, जो कांग्रेस को मिले हैं, कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब यह अच्छे से समझा जा सकता है कि शिबू सोरेन की जो हेमंत सोरेन की जो राजनीति थी, वो उस समय काफ़ी परिपक्वता थी और बीजेपी के कुछ निर्णय ऐसे रहे जो या बीजेपी की पार्टी की जो अंदरूनी खींचतान जो रही, उसका भी परिणाम यह हुआ कि हेमंत सोरेन को उसका फ़ायदा मिला। और बीच में जो भ्रष्टाचार के आरोप के कारण ईडी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, जो हेमंत सोरेन को जो जेल हुई, इसकी भी सहानुभूति जनता के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई। क्योंकि जनजातियों के बीच में शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पहुँच है, जो पैठ है, वह बीजेपी से कहीं ज़्यादा है और हेमंत सोरेन भी उस पैठ को बरकरार रखे और अपने को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने में कामयाब रहे। तो यह बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उत्तराधिकारी कितना योग्य है। हमने अपने नज़रिए से उत्तराधिकारी कितना योग्य समझ के कितना परिपक्व चुना है। क्योंकि विरासत को सँभाल के रखना और उसे आगे ले जाना आसान नहीं होता है, चुनौतियाँ बहुत होती हैं। इसी तरीके से बिज़नेस फ़ील्ड में भी जो धीरू भाई अंबानी का जो उदाहरण था, उसमें उनके 2 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र जो है मुकेश भाई अंबानी, वह विरासत को जिस तरीके से कई गुना आगे ले गए, यह उनकी अपनी योग्यता को साबित करता है। वहीं दूसरे पुत्र अनिल अंबानी आज मतलब गुमनामी में चले गए। तो जो वर्तमान में जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है, वो अच्छे से बताता है कि बाला साहब का उत्तराधिकारी पार्टी और विरासत को कहाँ ले गया। और दूसरी तरफ शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो उन्होंने खड़ा किया था, उनका उत्तराधिकारी पार्टी को कहाँ तक ले गया। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी हमने
दोनों बड़े ऐसे नेताओं की चर्चा की जिन्होंने अपने दम पर एक पार्टी, एक संगठन, एक वैचारिक प्रतिष्ठान खड़ा किया था। और इसके बाद जब उन्होंने परिवारवाद का सहारा लिया, जो कि चलन है भारत में और हमेशा आरोप भी लगते हैं, उसमें से जो उनके उत्तराधिकारी थे, कौन कितना काबिल साबित हुआ, यह पिछला 23 तारीख को जो विधानसभा का रिजल्ट आया है, उसमें सभी कुछ एकदम क्लियर हो गया। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चा और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।